नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन एचएसएससी सीईटी में आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत में इतिहास करेंगे भारतीय इतिहास में किए गए स्वराज के लिए संघर्ष की। हम आपको बता दें, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दें कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। बात करें प्राचीन कालीन इतिहास की, तो प्राचीन कालीन इतिहास सिंधु सभ्यता से शुरू होता है। प्राचीन कालीन इतिहास सिंधु सभ्यता से पाषाण काल, इससे पहले भी शुरू होता है, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर सिंधु सभ्यता से पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक सभ्यता के दौरान महाजनपदों का उदय होता है। अंगुत्तर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक जनपद थी मगध, जो आगे साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। और उसी मगध पे शासक था धनानंद, और जो कि नंद वंश का शासक था, जिसे मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराया और स्थापना की मौर्य वंश की। आगे फिर मौर्य वंश के खत्म होने के बाद मौर्य वंश में प्रसिद्ध शासक अशोक था। और उसके बाद छोटे मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। उसके बाद जो बड़े वंश जिसकी स्थापना हुई प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में, वो था गुप्त काल। गुप्ता के बाद हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे शासकों में दोबारा बैठ गया। और उसके बाद प्राचीन कालीन इतिहास के बाद शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से। और जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद गजनी के बाद गोरी के बाद त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। और त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध गोरी और पृथ्वीराज के मध्य लड़ा गया था। और दूसरे युद्ध में गोरी की विजय हुई और भारत पे शुरू हुआ सल्तनत काल। बात करें सल्तनत काल की, और सल्तनत काल में शुरू हुआ गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद अंतिम जो सल्तनत काल का वंश था वो लोधी वंश। और लोधी वंश के दौरान होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होती है। और स्थापना होती है भारत पे। अब जब स्थापना होगी भारत पे अब पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जब भारत पे जब स्थापना होगी तो वो होगी मुगल साम्राज्य की। और बात करें मुगल साम्राज्य में, तो मुगल साम्राज्य में बाबर के बाद हुमायूं के बाद उनके पुत्र अकबर, शेर शाह, आगे जाके जहांगीर के बाद औरंगजेब, और 1857 की क्रांति तक थे। अंतिम जो मुगल शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। उसके बाद मुगल वंश के बाद भारत में शुरू होती यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और उन्हीं यूरोपीय कंपनियों में थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आगे चल के भारत पर शासन करती है। और वहीं से शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। और फिर उसके बाद कांग्रेस का उदय हम आपको बता चुके हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे स्वराज के लिए संघर्ष। इससे पहले हमने आपको बताया कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को एल्विन एक्टिवन यानी A.O. हुम ने की थी। हमने आपको बताया कैसे कैसे हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। किसने उसकी अध्यक्षता की? W.C. बनर्जी ने। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि पहले मुस्लिम जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, जॉर्ज यूल। इसके अलावा हमने आपको बताया कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने भी की थी, वो था 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। इसके अलावा एक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, वो था 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची में उसकी अध्यक्षता की थी। और बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करी, 1938, 1939 में। और जब ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? G.B. कृपलानी। हमने आपको बताया, अब हमारी पिछली क्लास में जाके
विस्तार से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे स्वराज के लिए संघर्ष। स्वराज के लिए संघर्ष हम आपको बताएंगे कैसे स्थापित होते हैं गरम दल और नरम दल, कौन था इसमें शामिल, बताएंगे विश्व की घटनाओं का प्रभाव क्या पड़ा भारत पे, और बताएंगे किन परिस्थितियों में लॉर्ड कर्जन ने किया बंगाल का विभाजन। इसके अलावा हम आपको समझाने करेंगे कैसे कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य बना कांग्रेस का स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों के बारे में बताएंगे कैसे कांग्रेस सूरत अधिवेशन में यानी 2 भागों में विभाजित हो गई, और दिल्ली दरबार के बारे में बताएंगे कैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उदय हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, और बताएंगे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सुधार में मार्ले मिंटो सुधार के बारे में भी बताएंगे, भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में भी, और साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे 1912 के हार्डिंग बम कांड के बारे में, और बताएंगे आपसे एग्जामिनर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बताएंगे कैसे प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, जो कि 1914 से 1919 तक था, और उसी दौरान शुरू हुआ होम रूल लीग आंदोलन, कैसे तिलक का होम रूल किस क्षेत्र में था और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन किस क्षेत्र में था, और बताएंगे 1917 में मोंटेग्यू की घोषणा भी, और बताएंगे 1916 में हुआ लखनऊ समझौता क्या कहता है। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉपिक का नाम है स्वराज के लिए संघर्ष। हम आपको बता दें 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों एवं नए नेताओं का उदय हुआ। ये नेता तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं के अनुनय विनय की नीति के विरोधी थे तथा ब्रिटिश सरकार के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जनता में संघर्ष एवं देश प्रेम की भावना जागृत की। इसी दौरान वंदे मातरम संपूर्ण देश में राष्ट्र गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया। ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और इसे मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को व्यक्त किया गया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है वंदे मातरम जो कि आज भारत का राष्ट्र गीत है, इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके अलावा एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है पहली बार ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये गाया गया था 1895 में। इसके अलावा नए नेता जो उभर के आए, जो कांग्रेस में शामिल हुए, वो थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे। ये सभी गरम दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। वनडे एग्जाम में अक्सर यह भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता गरम दल के थे, कौन से नेता नरम दल के थे? तो जो गरम दल में थे वो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। बात करें लाल की तो लाल कहा जाता है लाला लाजपत राय को, बात करें बाल की तो बाल कहा जाता है गंगाधर तिलक को, और इसके अलावा पाल की तो पाल कहा जाता है विपिन चंद्र पाल को। इसके अलावा इनके प्रमुख नेता थे अरविंद घोष। कांग्रेस ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कांग्रेस के जो थे, जो कि नरम दल के नेता जिन्हें कहा जाता था, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने नेता नरम दल के नेता कहलाए। यानी हम आपको फिर से बता दें, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। वहीं नरम दल के जो नेता थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जिन्हें नरम दल के नेता कहलाए। ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता में रोष बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव भी बढ़ता गया था। बात करें विश्व की घटनाओं, यानी इस प्रभाव पर वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। 1896 में इटली की इथोपियाई जनता के हाथों हार से भारतीयों को प्रसन्नता हुई। इटली एक यूरोपीय देश था और एक यूरोपीय देश की इथोपियाई, जो कि अफ्रीका का देश जनता थी, अफ्रीका का देश था, उनके द्वारा इटली की हार हुई। तो ये सब लोगों ने देखा कि एक यूरोपीय देश के भी पराजय हो सकती है। इससे भारतीय में प्रसन्नता हुई, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लैंड भी एक यूरोपीय देश है। इटली की पराजय के करीब 10 साल बाद 1905 यानी 1905 ईस्वी में एक युद्ध में जापान ने रूस को पराजित कर दिया।
यानी कि इटली की इथोपियाई जनता के हाथों तो हार हुई, लेकिन 10 साल बाद 1905 में छोटे से युद्ध में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। ये पहला मौका था जब एक एशियाई देश एक यूरोपीय देश को युद्ध में पराजित किया था। यानी जापान एशियाई देश था और हम आपको बता दें रूस का कुछ हिस्सा यूरोपीय महाद्वीप में और कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में है, लेकिन जापान ने रूस को पराजित कर दिया। ये पहला मौका था जब एक एशियाई देश यूरोपीय देश को युद्ध में पराजित किया था। जापान की विजय का भारतीय राष्ट्रवादियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता की घृणा बढ़ती गई। हम आपको बता दें 1905 में रूस में एक क्रांति हुई। उन दिनों रूस पर एक निरंकुश शासक यानी बादशाह का शासन था और जनता अधिकारों से वंचित थी। रूसी जनता शासक के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और क्रांति को हालांकि कुचल दिया गया, परंतु इसने विदेशी शासन में कष्ट झेल रही भारतीय जनता को काफी प्रेरणा दी। यानी भारतीय जनता को कहाँ से प्रेरणा मिली? सबसे पहले 1896 में इटली की इथोपियाई जनता के द्वारा हार, 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया। वहीं 1905 में रूस में एक निरंकुश बादशाह के प्रति लोगों द्वारा विद्रोह किया गया और हालांकि उस विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन भारत को वहां से भी काफी प्रेरणा मिली। इसके अलावा आयरलैंड की जनता ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके अलावा बात करें बंगाल विभाजन की, जो उस वक्त लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका प्रभाव बंगाल में था, इसलिए ब्रिटिशों ने सोचा कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं। इसी दौरान कहा जाता था फूट डालो राज करो, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल के विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका निभाई। यानी जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन की जो दिशा जिसे दी वो था बंगाल के विभाजन, क्योंकि बंगाल के विभाजन के बाद लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन हम आपको बता दें उस समय जो बंगाल था वो बिहार और उड़ीसा के हिस्से भी उसमें शामिल थे और इस तरह उसकी आबादी 7 करोड़ 80 लाख थी। बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करके वे इस आंदोलन को कमजोर बनाने में सफल हो जाएंगे। यानी ब्रिटिश इंडिया का मानना था कि अगर हम बंगाल का विभाजन कर देंगे तो जो ये आंदोलन चल रहे हैं ये कमजोर हो जाएंगे, इसलिए उसने बंगाल के विभाजन करने की सोची। इसके अलावा हम आपको बता दें ब्रिटिश शासन के अनुसार इतने बड़े प्रांत प्रशासन को संभालना कठिन था, इसलिए इसका विभाजन आवश्यक था। लेकिन जो ब्रिटिश प्रशासन ने जो कहा लोगों को कि हम इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं कि ये बड़ा प्रांत है, इसका प्रशासन संभालना मुश्किल है, लेकिन जो मेन जो कारण था वो था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। बात करें बंगाल विभाजन की, जो कि 1905 में हुआ था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। हम आपको यह भी बता दें कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। बात करें पश्चिम बंगाल में शामिल थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल में शामिल थे पूर्वी बंगाल और असम। जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, वहीं जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को इस तरह विभाजित करने की सोची थी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य यानी कि बंगाल विभाजन के अलावा एक तो ये था कि राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर किया जाए, इसका दूसरा जो उद्देश्य था वो था हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करना। वे कहने लगे कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसलिए यहाँ उनके हित में होगा। अंग्रेजों का विचार था कि इस तरह से वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। यानी
हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग विभाजित करके, तो बंगाल में जो उस वक्त जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश इंडिया का विचार था कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, यानी कि 20 जुलाई 1905 को उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को बंगाल के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अलावा हम आपको बता दें 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, यानी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। वहीं 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी भी हो गया और उसी दौरान 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। यानी हम आपको बता दें कि 20 जुलाई 1905 को तो घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा और उसी दौरान 20 जुलाई के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया। हम आपको बता दें स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया 7 अगस्त 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद, लेकिन बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ वो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन की घोषणा की। उस वक्त वायसराय थे कर्जन। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन के इसमें भारत के वायसराय कौन थे, वो थे कर्जन। तो कर्जन की घोषणा के साथ बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। इसके विरोध में हुए आंदोलन को भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्सों को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार पूर्वी बंगाल में असम बंगाल का नया प्रांत बना। हमने आपको बताया था कैसे पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बंगाल को विभाजित किया गया और तब का बंगाल में पूरा बिहार, आज के वर्तमान का उड़ीसा आदि सभी शामिल था। पश्चिमी बंगाल में हिंदू थे और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को स्थान मिला। विभाजन के कारण संपूर्ण बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न शहरों में बड़ी सभाएं और तीव्र प्रदर्शन हुए। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ और गर्म दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गर्म दल ने भी किया और नरम दल ने भी किया। हमने आपको ऊपर बताया था कि गर्म दल में बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर आदि नेता शामिल थे। और हमने नरम दल के बारे में बताया था आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी आदि नेता शामिल थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। हम आपको यही बता दें कि विभाजन का दिन अर्थात 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता और मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया गया और संपूर्ण बंगाल के लोगों को एक दूसरे को राखी बांधी। अब बात करें एग्जामिनर की। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन के बाद शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर वह दिन जन एकता, मैत्री दिवस और राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। बंगाल विभाजन को समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के दौरान संघर्ष के नए तरीके अपनाए गए। इन तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार प्रमुख थे। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य भी पहले की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी हो गई। हम आपको बताते हैं अब कैसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। बात करें सबसे पहले स्वदेशी का, तो स्वदेशी का अर्थ क्या था? स्वदेशी का अर्थ था संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। यानी जो संघर्ष चल रहा था उस दौरान जो भारत में जो उत्पादित वस्तुएं थी उनका इस्तेमाल करना था। उसका इस्तेमाल करना अर्थ था स्वदेशी का। स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला तथा राष्ट्र मजबूत बनाना था। यह देशभक्ति बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका था। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का भी नारा दिया। यानी स्वदेशी वस्तु यानी हमारे जो देश में उत्पादित, हमारे भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे,
और इसके अलावा जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों की कंपनियों उद्योगों द्वारा बनाई गई चीजें, उनका हम बहिष्कार करेंगे। इस बात पर भी जोर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से इंग्लैंड के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचेगी और तब ब्रिटिश सरकार को भारतीय मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। हम आपको बता दें, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर देश के अनेक भागों में फैल गया। इस दौरान ब्रिटिश कपड़ों, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोग समूह बनाकर दुकानों पर जाते और दुकानदारों से विदेशी सामान न बेचने का अनुरोध करते। वे दुकानों के बाहर खड़े होकर ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने का आग्रह करते। इस आंदोलन में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया और स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बात के एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, क्या 1905 के स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भागीदारी की थी? हाँ, महिलाओं ने भागीदारी लेना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और लोगों को प्रेरित किया गया कि वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, वो सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। सरकार ने दमन के कई तरीके अपनाए। अनेक विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों से निकाल दिया गया, कई विद्यार्थियों को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल विदेशी सामान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वदेशी का अर्थ उस सब से हो गया जो भारतीय हैं तथा बहिष्कार का अर्थ सबसे हो गया जिसका संबंध ब्रिटिश शासन से है या था। अब बात करें कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य। गर्म दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हो गए। यानी हम आपको बताया था कैसे कांग्रेस में दो दलों की स्थापना हो गई थी, गर्म दल और नरम दल। लेकिन बंगाल विभाजन के समय सब गर्म दल भी और नरम दल सभी एकजुट हो गए। वाराणसी में 1905 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी उसी दौरान जिस वक्त आंदोलन चल रहा था, 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन दिया, परंतु नरम दल और गर्म दल में मतभेद कायम रहे। यानी वो एकजुट तो थे, लेकिन वाराणसी में 1905 में अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उनमें वहां नरम दल और गर्म दल में मतभेद देखने को मिले और कायम रहे। नरम दल वालों का मत था कि बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष परिस्थिति में होना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन तरीकों का प्रयोग सदैव किया जाए। वहीं गर्म दल नेताओं को विश्वास था कि बहिष्कार को व्यापक बनाना आवश्यक है। उन्होंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने और देशभक्ति को उभारने के लिए स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं शुरू करने पर जोर दिया। गर्म दल के नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। यानी गर्म दल के नेता का मानना था कि इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाया जाए, वहीं जबकि नरम दल के नेताओं को मानना था कि इस आंदोलन तक बंगाल तक इस आंदोलन को सीमित रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल का ही आंदोलन है। इसके अलावा हम आपको बता दें, कलकत्ता में 1906 में आयोजित कांग्रेस के दूसरे, यानी जिस वक्त ये आंदोलन चल रहा था, इसमें सबसे पहला उस दौरान जो अधिवेशन कांग्रेस को हुआ वो 1905 में वाराणसी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। वहीं 1906 में दूसरा अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया।
इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, यानी पहली बार कांग्रेस ने ये माना कि स्वराज प्राप्ति करना भी हमारा एक लक्ष्य है। यहाँ स्वराज का अर्थ था जैसे ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना, परंतु गरम दल और नरम दल एकजुट नहीं रह सके और सूरत में 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों में संघर्ष हुआ। बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर आपसे पूछेगा सबसे पहले कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज कब घोषित किया। स्वराज घोषित किया 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। उस वक्त कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज, लेकिन उस वक्त जो स्वराज का अर्थ था वो ये था कि जैसे ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह स्थापित करना, परंतु गरम दल और नरम दल एकजुट नहीं रह सके। आगे स्वराज का अर्थ दूसरा होता है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, लेकिन यहाँ जो अर्थ था ये था ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सबसे पहले कांग्रेस ने स्वराज को कब अपनाया, तो आपका आंसर होगा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा बताते हैं हम आपको कैसे गरम दल और नरम दल में दूरियां बढ़ती गई और अंत में होता है कांग्रेस का विभाजन, और कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में। कैसे गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। बात करते हैं हम आज उसी कांग्रेस के अधिवेशन की जो कि 1907 में सूरत में हुआ था। यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी व गरमपंथियों में विभाजित हो गई, यानी अब तक सिर्फ विरोध चल रहा था, नरम दल कुछ कर रहे थे, गरम दल कुछ कर रहे थे, लेकिन 1907 में नरमपंथी और गरमपंथी बिल्कुल विभाजित हो गए। विवाद का केंद्र रास बिहारी घोष थे जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। सॉरी